मास्टर जी जय भीम, बहन जी जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ पिलखवा ग्राम खेड़ा के दो मिशनरी साथी हैं, मास्टर सुरेंद्र अधिकांश जी और हमारी रोमा बहन, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को दिन रात गांव-गांव जा जाकर इन्होंने पिलखवा की और हापुड़ के अंदर जो अपनी पहचान बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मास्टर जी आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। बहन जी आपका भी स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। आज का विषय हम थोड़ा सा एक सर्वे कर रहे हैं सम्मान एक अधिकार टीम कि ये बताया जाए कि हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट है, बहुत सारे लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं। हमसे पहले भी लोग काम कर रहे थे, हमारे साथ भी काम कर रहे हैं और हमसे अलग भी। तो ये जो मिशन है, ये 2-3 कदम चलकर क्यों ख़त्म हो जाता है? कोई भी संगठन 2-3 साथ चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ी सी देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी हमारे बौद्ध परिवार बनते हैं, बौद्ध लोग बनते हैं, वो पूरे तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब जो चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, और जो बौद्धिस्ट बनते हैं वो पूरे तरीके से फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जैसे जैसे दूसरी व्यवस्था के त्यौहार आते हैं, वो बौद्धिस्ट भी बनना चाहते हैं और दूसरी व्यवस्था के त्योहारों को भी करते हैं। जैसे पूरी साल बौद्धिस्ट बनते हैं, लेकिन जैसे ही होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ वगैरह आते हैं, उनके घर में सारे के सारे हिंदू त्यौहार मनाने शुरू हो जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जब होली आती है तो हमारे बौद्ध लोग जो पूरी साल मंच पे खड़े होकर के बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं कि वे लोग रंग वाले दिन, यानी जिसे दुल्हन कहते हैं, उस दिन वो खुद भी कलरफुल होते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप तो बौद्धिस्ट हैं, फिर आप लोग ये कलरफुल कैसे हो रहे हैं, तो कहते हैं जी नहीं, मेरे मित्र आ गए थे। मैं उन लोगों के लिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि वे लोग उनके घर में मित्र आ गए तो मित्र से उन्होंने क्यों नहीं मना किया कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। जैसे अगर मुस्लिमों का त्यौहार आता है ईद, क्या हमारे घर ईद भी मनाई जाती है? क्या ईसाइयों का त्यौहार आते हैं, क्या ईसाइयों का पर्व भी हमारे घर पर मनाया जाता? क्या सिखों का पर्व भी मनाया जाता है? फिर केवल इस व्यवस्था का, हिंदू व्यवस्था का ही पर्व हमारे घर में त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? और जैसे ही हम लोग पूरी साल देखते हैं तो लोग हमें देखते हैं कि ये बौद्धिस्ट हैं, ये किसी दूसरी व्यवस्था के परंपरा को नहीं मानते, लेकिन जैसे जैसे त्यौहार शुरू होते हैं फिर वो लोग हमें उस रूप में देखते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू होकर भी और बौद्ध होकर भी वही काम कर रहे हैं, फिर हम इनके साथ क्यों जाएं, हम परिवर्तित क्यों हों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम दो नाव में बैठ करके नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बौद्ध लोग हैं वो पूरे तरीके से ना तो बौद्धिस्ट बन पा रहे हैं और ना ही पूरे तरीके से हिंदू रह पा रहे हैं। और यदि हम दो नाव में बैठ करके सफ़र करेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं डूबने का काम कर रहे हैं। समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे पा रहे। समाज को अच्छा संदेश जब जाएगा जब हम अपने घर में खान पीन, रहन सहन, अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी ज़ुबान, उसको भी पूरे तरीके से बौद्धिस्ट बनाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ना हमारे खान पीन में परिवर्तन हो रहा, ना हमारे पहनावे में परिवर्तन होना, ना ही हमारी भाषा में परिवर्तन हो रहा है। हम बिल्कुल सामान्य रूप से जैसे दूसरी व्यवस्था के लोग रहते हैं वैसे ही हम रह रहे हैं। हमारे घरों पर ना ही बाबा साहब का कोई प्रतीक, ना ही बौद्धों के प्रतीक, ना किसी भी तरीके के, ना पंचशील का झंडा होता है। इस तरीके से यदि हम अपने घर में बोधि वृक्ष का कोई ना कोई प्रतीक लगाएं, जैसे पांच प्रतीक बताए जाते हैं। नंबर 1, तथागत की कोई ना कोई फ़ोटो हो, बाबा साहब की एक फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, घर में धर्मग्रंथ ज़रूर होना चाहिए, घर में पंचशील का झंडा ज़रूर होना चाहिए, और घर में जो बोधि वृक्ष का कोई भी प्रतीक जो आराम से मार्केट में मिल जाता है वो लगाएं। तो घर में जब कोई बाहर से व्यक्ति आए तो लगना चाहिए कि हम किसी बौद्ध परिवार में आए हैं। लेकिन नहीं, बाहर के ड्राइंग रूम में बाबा साहब और बुद्ध होंगे, लेकिन अंदर पीछे जा कर के जब उनके घरों में देखते हैं तो वहाँ पर सारी व्यवस्था को उन्होंने बैठा रखा है। इसलिए जब हम
दिख नहीं रहे, जो दिखता है वो बिकता है। अब जब हम दिख नहीं रहे, हम बौद्धिस्ट हैं, फिर दूसरे हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे समाज के दूसरे लोग हमसे कैसे प्रभावित हों। सबसे ज़रूरी है कि प्रभावित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को त्याग करके या किसी भी धर्म को त्याग करके वो मुस्लिम बनता है, तो सबसे पहले मुस्लिम बनने पर उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। नाम परिवर्तन के साथ उसकी पोशाक परिवर्तित हो जाती है, उसके सिर पर गोल टोपी आ जाती है, उसका लिबास बदल जाता है, उसका नाम विनोद कुमार से बिंदु खां हो जाता है। जब मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने पर, मुस्लिम धर्म में जाने पर जब इस तरीके से सारा परिवर्तन हो जाता है, तो हम बौद्ध लोग अपने नाम क्यों नहीं बदल पाते, अपनी भाषा क्यों नहीं बदल पाते। और सबसे बड़ी बात है, नाम अगर नहीं बदले तो नाम के साथ हम बौद्धिस्ट क्यों नहीं लिखते। कोई भिन्न भिन्न प्रकार के इस तरीके से अपने गोत्र लगाते रहते हैं, तो बौद्ध हमें दिखते ही नहीं हैं। जब बौद्ध नहीं दिखते तो फिर हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा। सर आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? मैंने MA BPEd। अच्छा, स्कूल भी आप चला रहे हैं? जी, स्कूल भी और चला मेरे ख्याल से आप जो है, और हम सब लोग एक ही पेड़ की डाली हैं। जी जी तो लगभग 12-13 साल हमें काम करते हो गए हैं जी। 12-13 साल पहले ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो 12-13 साल में जो समाज के व्यक्तियों ने काम करा है जी जो आज विचारधारा बढ़ रही है बाबा साहब की दमादम, जी। तो इसमें और उसमें क्या अंतर रहा? विचारधारा बहुत तेज़ गति से बढ़ी है और बढ़ भी रही है और बढ़ेगी भी जी। क्योंकि समाज में पहले काम करने वाले लोग गिने चुने थे, आज काम करने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन बाबा साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब को मानने वालों की तो संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम बाबा साहब को तो मानेंगे लेकिन बुद्ध को नहीं मानेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग बाबा साहब को मानने की बात करते हैं और बुद्ध को मानने की बात करते हैं, मेरी राय में ये है कि वो बाबा साहब के भी फॉलोवर नहीं हो सकते। क्योंकि बाबा साहब का सच्चा फॉलोवर, ईमानदार फॉलोवर, कर्मठ फॉलोवर वही हो सकता है जो बाबा साहब के उस संदेश को, जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि से आह्वान किया था कि मैं भारत को 2 वर्ष में बौद्ध में बना दूंगा। इसका मतलब ये है कि हम बाबा साहब को सिर्फ इसलिए, इस लालच से कि बाबा साहब हमारे हैं, उनसे हमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ, आरक्षण वगैरह वगैरह उन्हें मिला है, केवल वो इसलिए बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन बुद्ध, बाबा साहब की जो विचारधारा, जो अंततः भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, वो बौद्ध में बनने की बात नहीं करते। तो मेरा मानना है कि वो बाबा साहब को भी हम उनको मानने वाला नहीं कह सकते, बाबा साहब के फॉलोवर वो नहीं हो सकते। बाबा साहब हैं तो बुद्ध हैं, जहाँ बुद्ध हैं वहाँ बाबा साहब हैं। दोनों एक साथ चलेंगे तो ही बाबा साहब की विचारधारा आएगी, तो ही हम समाज में बुद्ध के संस्कार दे पाएंगे। और यदि हम दोनों को 2 भागों में बांट कर चलेंगे तो कभी भी बाबा साहब की विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाने का अधूरा काम करें। सर युवाओं के लिए, समाज के लिए सही दिशा में क्या संदेश है? युवाओं के लिए ये है कि युवा हमारा बहुत ज़्यादा भटकता जा रहा है। वो युवा बाबा साहब की तरफ तो जा रहा है, लेकिन बाबा साहब को भी जिस वे में जमाना चाहिए, जिस रास्ते से, जिस दिशा निर्देश जो बाबा साहब ने दिए, उस दिशा निर्देश की तरफ नहीं जा रहे हैं। जैसे युवाओं की हम बात करें, युवा बाबा साहब को मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए वो उस मार्ग को, जो मार्ग बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा के रूप में दिया, अगर 22 प्रतिज्ञाओं को मानने का हम काम करें, ये युवा वर्ग करें, तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के उस मोमेंट को पूरा कर पाएंगे, भारत को बौद्ध में बना पाएंगे। लेकिन बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा को भी मानने का काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा मानिए कि बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा और बुद्ध की 5वां सील, अगर हम दोनों को मानने का काम कर लें, इनको पूर्ण रूप से अपने घर में, परिवार में अपने आप फॉलो करें, तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। लेकिन हम दोनों ही बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा से और बुद्ध की 5वें सील से हम दोनों का ही पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो आज युवाओं में फैल रही है, लेकिन हमारे मिशनरी साथी जो हैं वो 2 कदम चलते हैं, 2 कदम के बाद जो है फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे युवा, जो हमारे लोग आगे आकर के कोई ना कोई संगठन बनाते हैं, संगठन बना करके युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, महिलाओं बहन बेटियों को अपने साथ जोड़ते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके साथ कुछ संख्या बढ़ती है, वो तुरंत एक छलांग लगाते हैं और राजनीति की तरफ चले जाते हैं। इससे हमें
हमारे लोगों के बीच में, समाज के बीच में, युवाओं के बीच में एक भ्रम पैदा होता है और लोगों का मन टूट जाता है कि ये आने वाले समय में आज सामाजिक काम कर रहे हैं और कल ये भी जा कर के राजनीति करेंगे। जैसे अभी वर्तमान में आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा संगठन भारत में उठा, 2 अक्टूबर के बाद में बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर चला, लेकिन वो भी राजनीति में आ गए। जो राजनीति युवा जो जुड़ता है वो सामाजिक मूवमेंट के लिए जुड़ता है, एक क्रांतिकारी के रूप में जुड़ता है, लेकिन होता क्या है कि राजनीति में आकर के वो अपना प्लेटफॉर्म राजनीति की तरफ ले जाते हैं और युवा फिर कटते हुए चले जाते हैं। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आपने राजनीति के ऊपर कहा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, अगर हमारे समाज का युवा राजनीति में नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से जाओ, तो हमारे अधिकार कैसे बचेंगे? क्या सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन हमारे अधिकार बचा सकते हैं, या कोई IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हमारे अधिकार बचा सकता है? अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगा जी। हमारे लोग जो संगठन चला रहे हैं जी, वो अधिकतर कहते हैं कि पहले हम राजनीति में मजबूत हों, हाँ, तब जा कर के हम बाबा साहब के मूवमेंट को मजबूत कर पाएंगे। ठीक। ये कहाँ तक सही हो सकता है? आप देखिए, जो वर्तमान में आज सत्ताधारी लोग बैठे हैं जी, वो पहले उन्होंने राजनीति मजबूत करी है या पहले उन्होंने अपना धर्म मजबूत करा है? जी। पूरे देश में पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र करके पूरे देश को एक प्लेटफार्म पर ला करके अपने फेवर में लिया है, तब जा करके उन्होंने राजनीति में मजबूत हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम चाहते हैं राजनीति में मजबूत हों, जब राजनीति में मजबूत होंगे तब हम अपने बाबा साहब के मूवमेंट यानी भारत को बौद्ध में बनाने की बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल और करते हैं कि देखिए, सम्राट अशोक राजा थे तभी वो बौद्धिज्म को फैला पाए, लेकिन आप ये भी देखिए, सम्राट अशोक राजा थे, लेकिन राजा के दौरान राजा थे तभी वो बौद्धिस्ट बने, और तभी बाबा साहब यानी बुद्ध के भारत को बौद्ध में बनाने का काम उन्होंने किया। यदि वो केवल राजा ना होकर के यदि डायरेक्ट बौद्धिस्ट होते और एकमात्र होते तो क्या राजा बन जाते दोबारा? तो पहले अगर हम देखें, पहले हमें धर्म को मजबूत करना नहीं, अपने धर्म को मजबूत करना है। धर्म मजबूत होगा, लोगों के अंदर धर्म के प्रति भावना पैदा होंगी, समाज को एकजुट लाने का काम करेंगे, तब जाकर के हम राजनीति में मजबूत होंगे। जो लोग पहले राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में मजबूत होना चाहते हैं और बाद में धर्म की बात करते हैं, तो मैं इससे इस्तेफाक नहीं रखता। ये बिल्कुल सरासर बाबा साहब और बुद्ध के जो मोमेंट है उसको बिल्कुल के साथ एक प्रकार से एक अधूरापन हम कर रहे हैं। सर अभी मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। हमारा एक बुद्ध विहार या एक धर्मशाला बनाने में कई साल लग जाते हैं, और उसमें भी अगर हम किसी 100 गज के प्लॉट का निर्माण करते हैं, उस 100 गज के प्लॉट के लिए भी हमें कम से कम 1000 लोगों से चंदा मांगना पड़ता है। उसके बाद में भी बहुत सारे इल्ज़ाम सहन करने पड़ते हैं, और उसमें भी जो है समिति की ये घपला कर गया, वो घपला कर गया। माननीय बहन जी जब लास्ट बार मुख्यमंत्री बनी थी, 2012 में थी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस देश के अंदर हमारा वो इतिहास रच दिया जो राजनीति के कारण ही रचा गया। साहब का आश्रम आवास करोड़ों लोगों को दिए गए, 50,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती करे गए। उसके बाद में लखनऊ नवाबों के शहर में हमारा बहुत बड़ा वो साम्राज्य बना कर दिया। आपके नोएडा में बना, क्या कोई भी धार्मिक स्थल या सामाजिक संगठन बना सकता है? हाँ, देखिए, जहाँ तक बहन जी की बात है, बहन जी ने जो विरासत खड़ी करी है, सवाल बहन जी के लिए नहीं कह रहा मैं, मेरा सवाल है राजनीति और धार्मिक। राजनीति को हमारे युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे, आप सामाजिक संगठन, बहुत सारे लोग आपके साथ में काम करते हैं, अगर आप एक प्रतिनिधि छोटा भी, मान लीजिए कि आगामी 6 महीने बाद में चुनाव आ रहा है, प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, BDC का, तो ये ज़मीन होती है राजनीति की। एक आदमी अगर एक संगठन एक व्यक्ति को या एक ज़िले में से 2 व्यक्तियों को भी चुन ले कि भाई इन लोगों को राजनीति में सफल करना है हमें, तो ये समाज के लिए कुछ काम भी करेंगे और मजबूताई भी होगी। जी देखिए, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, जो आप राजनीति को पहले लाने की बात कर रहे हैं, हाँ, राजनीति आए, मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति ना हो, लेकिन यदि हर संगठन एक पार्टी बना करके खड़ी कर देगा तो उससे क्या हम राजनीतिक मजबूत होंगे? वो उनका गलत है बिल्कुल। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी संगठन आ रहा है, हाँ, वो कुछ समय 2 साल 4 साल 5 साल बाद राजनीति में आ जाता है जी। तो जब इतने सारे राजनीतिक हमारी पार्टियां बन जाएंगी, हाँ, तो हम राजनीति में कैसे मजबूत हो पाएंगे? जी, एक पार्टी होनी चाहिए, एक राजनीति होनी चाहिए,
तब हम राजनीति में मजबूत हो पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो संगठन का मुखिया बना बैठा है, वो बस ये उसमें लगा हुआ है कि मैं इस चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और मैं अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं समझ रहा हूँ जो अब तक हम मुख्यमंत्री दे पाए हैं, यदि हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, हम 4 बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दे पाए, तो वो इसलिए दे पाए क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस समय कम थीं। लेकिन आज आए दिन राजनीतिक पार्टियां बढ़ती जा रही हैं। वोट बैंक हमारा निश्चित है, वही वोट बैंक हमारा बढ़ता जा रहा है। और जब वोट बैंक बढ़ेगा तो हम नहीं लगता कि आने वाले समय में फिर हम उस सत्ता में वापस आ पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो नए नए संगठन अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं वो इस पर विचार करें, और हमारी एक पार्टी हमारे सामने मौजूद है, हम उस पार्टी के लिए समर्थन करें। वही हमारा एकमात्र रास्ता है, वरना पार्टियां तो बहुत सारी बनती रहेंगी और बिगड़ते रहेंगे। सर आज की डेट में उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उदित राज अलग बैठा है पार्टी लेकर, रामविलास पासवान अलग बैठा है राजनीति लेकर, और उसके साथ साथ में मिस्टर चंद्रशेखर अलग नए आ चुके हैं। उसके बाद में जो है भानु प्रताप एडवोकेट अलग बैठे हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारे जो हैं, लेकिन हमारे लिए माननीय बहन जी ही श्रेष्ठ हैं, या इनमें और भी अच्छा कोई साबित हो सकता है? देखिए, जहाँ तक रामविलास पासवान जी और एक उदित राज जी की आपने बात करी, इनको तो सत्ता चाहिए। ठीक, इन्हें जनता से, आम लोगों से, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है जी। इनको तो जो भी केंद्र में सरकार आएगी उसमें पद चाहिए, मंत्रालय चाहिए, इन्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रही बाकी आप नाम लिए हैं, इन लोगों से भी अभी हम ज़्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते। अभी सही मायने में देखा जाए तो अभी केवल हमारे पास एक ही पार्टी है, एक ही विकल्प है, और जो लोग इस विकल्प को खोना चाहते हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पार्टियां नई बन रही हैं वो हमारे इस विकल्प को भी ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की है, जो मान्यवर साहब चाहते थे कि हम सत्ताधारी बने, हम बहुत जल्दी केंद्र में जाएं, लेकिन केंद्र में जाने का काम नहीं हो पाया। 4 बार हम उत्तर प्रदेश में सत्ता दे पाए, जो मान्यवर कांशीराम साहब के पहल के अनुसार, क्योंकि मान्यवर साहब ने जितनी मेहनत पूरे भारत में बाबा साहब के बाद की, वो दूसरा कोई ऐसा मसीहा नहीं हुआ। तो बाबा साहब के बाद में जो मान्यवर साहब ने मोमेंट चलाया और मोमेंट उनका चलाने में सफल हुए, तो इस तरीके से मोमेंट की अभी और ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है पूरे भारत में काम करने की, केवल अकेले यूपी से नहीं। हमें महाराष्ट्र है या दूसरे स्टेट हैं, जो जाकर के वहाँ पर अलग अलग स्टेटों में जाकर के हम पूरे तरीके से तन मन धन से काम करा जाए, तब जाकर के हम केंद्र तक पहुँचेंगे। यदि हम ये सोच रहे हैं केवल यूपी से केंद्र तक पहुँचेंगे तो ऐसा पहुँचना असंभव है। केवल एक स्टेट हम प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। आगामी चुनाव है जो युवाओं के लिए, या आगामी जो चुनाव आएगा, अब 20 का जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है और 22 में मुख्यमंत्री का, तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा शॉर्टकट में? किसको चुने युवा, किसको चुने? क्योंकि आप सामाजिक हैं, प्रतिदिन आप मास्टर भी हैं। युवाओं ने कई सारे विकल्प अपने सामने खड़े कर रखे हैं जी। कोई किसी पार्टी के साथ जा रहा, कोई किसी पार्टी के साथ जा रहा, कोई किसी पार्टी के साथ जा रहा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, पार्टियां बनाते रहिए, पार्टियां बिखरती रहेंगी, लेकिन अगर युवा एक प्लेटफार्म पर आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी पार्टी बसपा को सपोर्ट करते हैं तो हम राजनीति में मजबूत हो पाएंगे। जो राजनीतिक हम अपना वर्चस्व खो चुके हैं उसे वापस लाने के लिए हमें जो बिखराव पार्टियों के नाम से हो रहा है, हम पार्टियों को छोड़ें और एक मजबूत पार्टी हमारे पास है, उस पार्टी का समर्थन करें, उस पार्टी के साथ आएँ, तभी हम एक अच्छा शासन दे पाएंगे। और जहाँ तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि राजनीति में आने की, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी कब बौद्धिस्ट बनी है, बहन जी और मान्यवर साहब कब बौद्धिस्ट बने। मैं आपको बता दूं, बहन जी बौद्धिस्ट बनी है नहीं बनी है, लेकिन एक बात पक्की है कि बहन जी का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में बहन जी ने बौद्ध और अपने महापुरुषों का जो इतिहास खड़ा किया है, वो पूरे भारत के अंदर आज तक एक भी हमारा MP MLA मंत्री किसी ने उस काम को नहीं किया जो बहन जी कर पाई हैं। बहन जी भले ही बौद्धिस्ट ना हों या वो अपने सामने अपने नाम के साथ बौद्ध ना लिखती हों, लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके तन के एक एक खून के एक कतरे में बाबा साहब और बुद्ध समाये हुए हैं, और वो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा से बाहर बात नहीं करती हैं, और बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को उन्होंने भारत में स्थापित कर दिया है। और इनके अलावा कोई दूसरा विकल्प हो, दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को
शोषित हो बहुजनों के इतिहास को खड़ा किया हो, कोई एक व्यक्ति का नाम आकर के बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद है मास्टर जी, सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, मास्टर जी की बात पर गौर करें और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।